आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ में है कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कैलाश मिश्रा जी। हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं इस विषय पर कि ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद से जो भारत सरकार द्वारा जो भी स्टेप उठाए गए हैं, उनका भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय में हम चाहेंगे जी आपकी राय, आपकी ओपिनियन अगर लोगों को मिले तो हमें लगता है कि ये श्रेष्ठ रहेगा समाज के लिए। धन्यवाद। देखिए, आपको पहले मैं ये बताऊं कि जब सामाजिक बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट आवश्यक नहीं होता। तो नहीं, हमने आपका परिचय CA कैलाश मिश्रा और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट में इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ हम उस घटना के फाइनेंशियल इम्पैक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, बस आर्थिक पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सही है। मतलब बाकी हम लोग कोई चर्चा करेंगे उसमें जरूरी नहीं कि इसका परिचय है, लेकिन ये जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी, हम लोग आर्थिक पहलू पर बात करें। आपका ये प्रश्न बहुत समसामयिक नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शायद इस दिशा में सामान्य लोगों का दिमाग नहीं गया होगा। मेरा मानना ये है कि यह पूरा जो एपिसोड है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अर्थ ही है। क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ, सबसे पहला एक चीज़ ये देखिए कि वो वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था पे चोट पहुँची। बिल्कुल भारत की उस सोच पे ही चोट पहुँची कि कश्मीर का विकास करने के लिए भारत कैसे बात करे। ठीक बात है। और जो यहाँ से लोग घूमने जाते थे, वो अपने आप को नए सिरे से कैसे सोचे, प्रश्न यहीं से चालू हो जाता है। अच्छा, चूंकि इसका बहुत बृहत्तर परिदृश्य है, इसलिए इस छोटी जगह से बात चालू होकर के और हम इस पूरे घटना को समझने की कोशिश करेंगे। आज बाजारवाद का युग है। बाजारवाद के युग में सक्षमता की पहचान पहले यहाँ सामर्थ्य से होती थी, और सामर्थ्य में मसल पावर बोलिए या फिर आप बोलिए कि जिसके पास जितने ज़्यादा वेपन होते थे। आज इन दोनों के साथ सामर्थ्य में जिसकी आर्थिक तौर से जो जितना समृद्ध है, उसको भी देखा जाता है। वो उतना लंबे समय तक लड़ पाएगा, उसको देखा नहीं। लड़ाई मूल बिंदु नहीं है। लड़ाई तो ये है कि लड़ाई एक पूर्ण विकास के रास्ते में एक वेपन है। लड़ाई ये घोड़ा है। क्योंकि आज वो तमाम देश जो छोटे छोटे देश हैं, जो आर्थिक तौर से बहुत संपन्न हैं, वो हो सकता है हथियारों में उतने आगे नहीं हो, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो अच्छा, हमारी आर्थिक प्रगति को रोक देना ये उनकी मंशा थी। ठीक बात है। और मोदी जी का जैसा विजन मिशन होता है कि आपदा में अवसर तलाशो, तो मोदी जी ने इसको शुद्ध गुजराती रंग दे करके इस आपदा के को अवसर में बदल डाला। कि उन्होंने कहा कि अब जब तुमने युद्ध हम पे थोप दिया है, तो हम युद्ध को अपनी सोच समझ करके और युद्ध को युद्ध की को निपटाते हुए हम अपना व्यापार भी कर लें। तो हुआ क्या कि जहाँ तक अब आप इसमें से भारत के आज तक के सारे युद्ध देखिए और देखिए कि हम आज तक कितना डेवलप करके कहाँ आए हैं। पहला युद्ध सन 62 में हुआ, जो हमारे आज़ादी के 10-12 साल बाद था। तब तक हम समझ भी नहीं पाए, और शायद वो सबसे बड़ा नुकसान का समय था। उससे बड़ा नुकसान हमारा कभी नहीं हुआ। उसके बाद सन 71 का युद्ध हुआ। सन 71 का युद्ध निर्णायक ये था कि हमारी जो विजय हुई वो वैसी विजय दुनिया में कहीं नहीं हुई। वो एक निर्णायक युद्ध था। वो मशाल पावर देखने दिखाने का शायद
आखिरी तक। सन 91 में जो आपका कारगिल युद्ध हुआ, तब हमने ये बताया कि हम कितनी विपन्न परिस्थितियों में, कितनी विषम परिस्थितियों में, कि जब पाकिस्तानी सेना के लोग ऊंचाइयों पर बैठे हुए थे, जब हमारे पास सारे बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे, और उस विषम परिस्थितियों में हम अपनी सामर्थ्य दिखाने का वो समय था, और हमने दिखाया कि वो विषम परिस्थितियों में हम परिस्थितियां कैसे अपने अनुकूल कर सकें, अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का था। वर्तमान युद्ध जो था वो हमारे प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने मौका दिया, क्योंकि वो जो जहाँ पे हमें रोक लगा सकते थे, हमने बताया कि हमने अपनी सामर्थ्य 71 में और 92 में दोनों में साबित कर दी। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? पिछले 15 सालों में मोदी सरकार ने 14 से लेकर के और अब तक के इनोवेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम करती रही, और इसके पीछे सेना के लिए अनुकूल अवसर बनाते रहे। बॉर्डर तक हम लोग रोडे ले गए, और हमने स्पेस में बहुत सारा काम किया। हमने अपनी तमाम क्षमताएं, जिसमें खासतौर से स्पेस में हमने बहुत सारा जो काम किया है, उसमें हम चीज़ों को लोकेट करना देखते हैं, और अब हमने उनका मिक्सचर तैयार किया कि जब हम चीज़ें आइडेंटिफाई करके और लोकेट कर लिया है, तो उस तक हम हिट कैसे करें, सटीक मतलब जानकारी हिट कैसे करें, और इसके प्रदर्शन का जो हमें ये मौका मिला, ये अवसर मिल गया भारत को, तो हमने ये मौका मिला, और हमने बताया कि जो दुनिया के उच्च टेक्नोलॉजी के लोग थे, हाईली डेवलप्ड लोग थे, उनके जो वेपन थे, उनसे जो सुसज्जित थे, उनको लेकर के हमने उनके अगेंस्ट हमने प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया, और बल्कि अपने आप को बहुत बड़ी बढ़त बनाई। तो आर्थिक पहलू इसका ये हो सकता है कि जो वार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने भी, उनको लेकर के वर्ल्ड मार्केट में हमारा भी एक स्थान हो गया। इंडिया एक लो लेबर मार्केट है। इंडिया के पास आज की डेट में सारी चीजें हैं जो वेपन बनाने की हैं, सस्ती, वो तैयार कर दिया बस प्रदर्शन। हाँ, और लोगों ने देखा कि हमने अपने निर्मित हथियारों से और बहुत ही कम समय में, प्लान्ड वे में हमने अपना मिशन पूरा किया, ऑब्जेक्ट किया। तो दुनिया चाहेगी कि अभी तक जो 2-4 प्लेयर थे मार्केट में, उसको लेकर के हम भी एक बीच में एंट्री कर सकते हैं, और हम उनसे बेटर कम्पीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम बेटर कम्पीट करेंगे। तो और चूंकि अब हम दूसरों से अपने लेवल पे एक हमें अच्छी गुणवत्ता वाले हथियार बनाए हैं, तो दूसरे हमको ये भी नहीं ठग सकते कि वो हमसे लो टेक्नोलॉजी वाले और हमको बेच जाए, उल्टा हमको बेच दें। तो वो ये चाहेंगे कि इस लेवल के तो ये बना ही रहे हैं, और इससे बेटर क्वालिटी के बना करके इनको कम प्राइसेस में इनको दिए जा सकते हैं। अच्छा, युद्ध में ये होता है कि हर तरह के हथियारों का उपयोग होता है, नहीं पास की मार वाले भी चाहिए होते हैं, दूर की मार वाले भी चाहिए होते हैं, कम क्षमता वाले भी चाहिए होते हैं, बड़ी क्षमता वाले भी चाहिए होते हैं, तो हर एक सामंजस्य पूरा एक वो बन जाता है। अभी कॉन्टिनेंटल और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसका बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है, इंटरकॉन्टिनेंटल और बैलिस्टिक मिसाइल्स हुए हैं, तो वो तो खैर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इतना भी दोनों देशों में डिस्कस हुआ कि हमारे जितने भी वेपन यूज हुए सब एटॉमिक वॉरफेयर ले जा करने में सक्षम है। तो 400 से 500 किलोमीटर जो वेपन है उसमें हम प्रतिस्पर्धा में हैं, हम ये कह सकते हैं, उसमें हम प्रतिस्पर्धा में हैं, और दुनिया के छोटे कंट्रीज वो हमसे निश्चित तौर से संपर्क करेंगे, और रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी मार्केट है। स्टील सेक्टर में चूंकि हम इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहा है, इंडिया अब अपने यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टील मैन्युफैक्चर करता है, स्टील की क्वालिटी बनाता है, तो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो यूरेनियम है, वो यूरेनियम अगर हम किसी तरीके से यूरेनियम संशोधन केंद्र भी हमने बना लिए हैं, तो अब हम बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं, और हम
काफी कुछ कंप्लीट जो शॉप है वेपन की, हाँ। उसको देने की पोजीशन में आ सकते हैं। 5-7 साल बाद हम जो पूरी की पूरी शॉप है कि मीडियम, एक अच्छा डिपार्टमेंटल शोरूम, हाँ, स्मॉल मीडियम और अब लार्ज स्केल में भी और लंबी दूरी के मारने वाले भी वो बना सकते हैं, ताकि मार्केट में हमारी एक अटेंडेंस भी हो जाए। शायद ये इस बात का को बताने में हम सफल रहे। हमें लग रहा है भारतवर्ष का जो ये था मोदी सरकार का कि हम 2047 में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे विश्व की, वो इस दिशा में मिलता है ये सहयोग करेगा ये घटना क्या? निश्चित तौर से ये एक क्लियर कट विजन है कि अगर हम 10 से 12 साल में की सोच में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लॉजिस्टिक को लेकर के और वेपन को लेकर के और ऊर्जा के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हम इतना काम कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्रीज के तरीके से हो सकता है अचीव कर लें वो अपने टारगेट। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई इस विषय पर। हम देश में युद्ध की चर्चा चल रही है, उसमें बहुत सारे उसके एंगल्स देखे जा रहे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग उस प्रोफेशन के हैं कि हम लोगों को इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखना चाहिए। तो आज आपसे हमने चूँकि निवेदन किया था कि आप आएँ और इस विषय पर बहुत चर्चा करेंगे। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो सारगर्भित बातें आज जो है समाज के सामने प्रस्तुत की हैं, हमें लगता है कि इससे समाज को एक नया विज़न मिलेगा, इस पूरी घटना को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।